नीतीश कुमार देश भर के विपक्षियों को गोलबंद करने चले हैं, मगर बिहार में ही एक कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है जो छोटे छोटे दल हैं, यानी कि महागठबंधन को एक करने में ही कह सकते हैं कि पसीना छूट जा रहा है। बाकी अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी, उनसे तमाम बातें समझेंगे। देश में जो विपक्षियों को एक करने चले हैं, बिहार में ही क्या महागठबंधन को एक कर पाएंगे, इसको लेकर सर जिस प्रकार से बिहार में ही चुनौती फेस करना पड़ रहा है महागठबंधन को, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में देश भर में विपक्ष को गोलबंद करने में नीतीश कुमार जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन आपने ठीक कहा कि बिहार में महागठबंधन को एकजुट बनाए रखना, महागठबंधन की एकजुटता को बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। पटना में विपक्षी एकता की बैठक 23 जून को होनी है, लेकिन ठीक उसके पहले बिहार में लोकसभा सीटों पर घमासान मचने के आसार बढ़ गए हैं और जीतन राम मांझी ने इसका संकेत दे दिया है। उन्होंने 5 सीटों की मांग कर दी है और इसके साथ ही ये भी कहकर खलबली मचा दी है कि विपक्ष की बैठक में शामिल होने का उनको न्योता ही नहीं मिला है। तो मांझी के जो रुख हैं बड़ा बगावती तेवर दिख रहे हैं। तो महागठबंधन को एकजुट रखना है तो मांझी को भी साथ रखना पड़ेगा। मांझी टूटेंगे तो महागठबंधन के लिए झटका है। एक सवाल ये उठता है सर कि जीतन राम मांझी क्या करने वाले हैं? वो 5 सीटों की मांग कर चुके हैं, उन्हें विपक्ष की बैठक में भी नहीं बुलाया गया है। इसी को लेकर बाकी दूसरी तरफ सरकार की दूसरी सहयोगी लेफ्ट भी है जो 5 से ज़्यादा सीटों का कह सकते हैं कि डिमांड कर सकती है। उसकी अपनी बैठकों की तैयारी से जो समझ में आती है, बातें आती रहती है उसके आधार। पहले जीतन राम मांझी ने कहा कि उनको 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव। उनकी पार्टी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि उन्होंने साथ ये भी जोड़ दिया कि उनकी पार्टी 5 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने में सक्षम है और उनकी पार्टी लगातार काम कर रही है, उसका जनाधार बढ़ा है और उन्हें उम्मीद है कि 5 सीटें कम से कम मिलेंगी, मतलब ज़्यादा सीट की भी उम्मीद कर रहे हैं। जाहिर है कि मांझी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। अगर ये सच है तो मानकर चलिए कि नीतीश कुमार भी मानकर चल रहे हैं कि मांझी महागठबंधन के हिस्सा नहीं है, बहुत दिनों तक साथी नहीं रहने वाले। इस तरह से उनका हाल में स्टेटमेंट आया है और मुलाकात हुई अमित शाह की, उसके आधार पर। हाँ, देखिए, उसी के आधार पर भी और जिस तरह से 5 सीटों की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में बुलाने का न्योता नहीं मिला है, तो इससे तो यही अंदाज़ा लगता है कि नीतीश कुमार ने भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक दूसरी सहयोगी पार्टियों की बात है, लेफ्ट पार्टियों की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और महागठबंधन में 7 दल हैं और लेफ्ट की 2 पार्टियों को छोड़ दें अगर, तो भी 5 पार्टियां लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। सर उनका लेफ्ट की जो विधानसभा में जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतर था। ये जी हाँ, विपक्ष विधानसभा में वाम दलों का अच्छा प्रदर्शन था। 20 सीटों पर वाम दल लड़ा था और 12 सीटें मिली हैं उसको। तो अगर लोकसभा का फार्मूला ये बनता है, अगर विधानसभा का चुनाव बनता है तो एक लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट होती है, तो 2 तो मिनिमम बनता है, उनकी हिस्सेदारी बनती है कम से कम। हाँ, है। लेकिन माले की मांग है कि 5 सीटें मिलनी चाहिए। 5 सीटों पर उसकी तैयारी चल रही है। वैसे तो 9 सीटों पर तैयारी चल रही है, लेकिन माले भी मानकर चल रहा है कि 5 सीटें मिलेंगी। जब जीतन राम मांझी को 5 सीट मिल सकती है तो माले को भी मिलनी चाहिए। माले को नाराज करना मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव चाहेंगे या नीतीश कुमार चाहेंगे। एक और नेता हैं सर छोटी पार्टी में, मुकेश सहनी, 4 विधायक हैं अभी उनके पास। भले ही वह दावा नहीं कर रहे हैं और अभी वो किधर हैं अभी तक वो पत्ता साफ नहीं किए हैं, बाकी घर उर तो छोड़ दिए हैं, तो उन पर क्या है? मुकेश सहनी तो बीजेपी के साथ जाएंगे। जिस तरह से उनको Y+ की सिक्योरिटी मिल गई है और मुझे लगता है कि उन्होंने सरकारी आवास भी छोड़ दिया है, तो आपको पता है कि उनका जो तेवर है, मुझे लगता है देखकर कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। महागठबंधन में पहले से 7 दल हैं, सीट ही कम पड़ रहा है, वैसे में कैसे जाएंगे वो महागठबंधन में? तो मान कर चलिए कि जीतन राम मांझी जब NDA में जाएंगे तब हो सकता है कि कुछ स्कोप बने, लेकिन जीतन राम मांझी जब तक है महागठबंधन में तब तक महागठबंधन में किसी दूसरे दल के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। इस बार किसी भी सूरत में किसी भी दल को उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी जितनी पिछली लोकसभा चुनाव में मिली थी। सबको समझौता करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को भी सीटों पर समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए बड़ी लड़ाई के लिए त्याग करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को भी।
और महागठबंधन में जेडीयू के पास सबसे ज़्यादा आपको पता 16 है को तो जीते 16 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 1 सीट है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता के चेहरा भी हैं। ऐसे में बिहार के सभी दल आपस में मिलकर समझौता कर सकते हैं कि उसको ज़्यादा सीटें मिलें और बाकी जो सीटें बचे उस पर आपस में सारे दल बांट लें। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जब 12-12, 24 सीटों पर दोनों दल लड़ेंगे तो सीटें ही कितनी बचेंगी? 16 सीटें बचेंगी। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर लड़ी थी पिछला लोकसभा चुनाव। इस बार कांग्रेस का क्या क्या असर लग रहा है सर? कांग्रेस का चल रहा है कि क्या देखिए, पहले 6-7 पे रुकेगी या 6-7 भी नहीं उनको? 9 सीटें मिली थी पिछले लोकसभा में, 1 सीट जीती भी थी और आरजेडी के हाथ तो 1 भी सीट नहीं आया था। तो कांग्रेस तो दावा करेगी कि उसकी कम से कम एक मेरे खाता में थी। हाँ, वो तो ज़्यादा मांग करेगी। और पिछले चुनाव में किस दल ने सबसे ज़्यादा बीजेपी को चैलेंज किया था और नंबर 2 पर कौन दल था, अगर ये आधार बना लोकसभा चुनाव के सीट का बंटवारा का, तो नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ेगा मुझे लगता है। क्योंकि अगर सीटों के बंटवारे के आधार पर विधानसभा सीटों को बनाया जाएगा, अगर लोकसभा के सीट के बंटवारे का आधार अगर विधानसभा सीट को बनाया जाएगा, तो जैसा कि मैंने कहा कि एक लोकसभा में 6 सीटें होती हैं और उस आधार पर 14 आरजेडी के कोटे में 14 सीटें बनती है ना, क्योंकि उसका 80 विधायक हैं। नीतीश जी के पास 8 सीटें बनती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार 8 सीट पर लड़ेंगे या तेजस्वी यादव 14 सीट पर लड़ेंगे। तो बीच का रास्ता अपनाया जाएगा। जब भी 12-12 सीटों पर लड़ेंगे, बराबर सीटों पर लड़ेंगे और बाकी 16 सीटों में सबको समेटने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि 16 सीटों पर समेट सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को 8-9 सीट पहले मिला था। 1-2 कम भी होगा तो मान जाएगी कांग्रेस, और वाम दल को 2 सीट भी देंगे तो मान जाएंगे। मांझी को भी 2 सीट दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 12-12 पर तैयार हो जाते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए, तो समझौता सीटों के बंटवारे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, वो कैसे 12 पर आएंगे, ये सोचने वाली बात है। और वहीं विपक्ष के नेता भी हैं। जैसे भाजपा ने 2019 में किया था कि हम उनके पास ज़्यादा सांसद थे, 21 सांसद थे और 17 पे आ गए। हाँ बिल्कुल। देखिए, बीजेपी के पास ज़्यादा सांसद थे, नीतीश कुमार के पास तो 2 ही सांसद थे। तो फिर भी बीजेपी ने आधी सीटों का बंटवारा किया। विधानसभा का आंकड़ा देख के नहीं, आधे सीटों पर चुनाव लड़ा जेडीयू भी और बीजेपी बराबर सीटों पर, और उसमें बहुत अप्रत्याशित जीत भी मिली थी। सारी सीटें पहली बार एनडीए जीत गया था, आपको पता ही है। चिराग पासवान को 6 सीटें जीत गए थे, 6 सीट पर लड़े थे, 6 सीट जीत गए थे। नीतीश कुमार भी जितनी सीटों पर लड़े उतनी सीटें जीत गए थे। 1 सीट किशनगंज, हाँ, एक किशनगंज हार गई, कांग्रेस जीत गई थी, बाकी सभी सीटों पर जीत गए थे। बीजेपी जितनी सीटों पर लड़ी जीत गई थी। तो उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर लड़े थे, वो भी जीत गए थे। तो मतलब हिसाब अगर विधानसभा सीटों को देखकर लगाया जाए तो भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 2 ही सीट जीते थे तो 2 सीट पर थोड़े मान जाएंगे। नीतीश कुमार 16 सीट पर जीते हुए हैं तो 16 सीटें उनको थोड़े मिल जाएंगी। दोनों नीचे जाएंगे और 12-12 पर समझौता हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, कौन कितनी सीटों पर लड़ा था और कौन कितना कामयाब रहा, उस पर नज़र डालना जरूरी है। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आपको पता है, और इसमें से 22 सीट जीतने में कामयाब रही थी बीजेपी। 30 पर लड़ी, 22 जीती। और एनडीए में लोजपा 7 में 6 सीटों पर जीती थी और रालोसपा 3 में से 3 सीट जीतने में कामयाब रही थी और एनडीए 40 में से 31 सीट जीतने में इस तरह से कामयाब हुआ था। उस दौरान सबसे ज़्यादा 38 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और इसमें मात्र केवल 2 सीटें ही उसके हाथ आई थी। कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे केवल 2 सीटें मिली थीं, जबकि 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले आरजेडी को केवल 4 सीटें मिली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि किस चुनाव को आधार बनाया जाएगा लोकसभा सीटों के बंटवारे का। पिछले लोकसभा के परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा या पिछले विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को आधार बनाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही बनाने पर समझौता करना थोड़ा मुश्किल होगा, बीच का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। वोट प्रतिशत एक माध्यम होता है
वोट प्रतिशत। बिल्कुल 2019 के आपको याद होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव को आप याद करिए। 2019 के लोकसभा 17, चुनाव 17, में 6 एनडीए। एक बार फिर से जेडीयू में एनडीए शामिल हो गया था जी। और जेडीयू और बीजेपी ने साथ चुनाव लड़ा था। लोजपा भी इसका हिस्सा थी। भाजपा और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, 17-17 पर। बीजेपी 100% 17 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जबकि जेडीयू जैसे किशनगंज में हार गई थी तो 16 सीटों भी जीती थी। तो वो कामयाबी की तो आधार हो नहीं सकता है सीटों के बंटवारे का, वो तो 100% पूरा स्कोर था ना भाई। तो अगर विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास 43 विधायक हैं, तेजस्वी यादव के पास 80 विधायक हैं, तो उनसे 2 गुना सीटें तेजस्वी यादव की बनती हैं। तो वो भी मुझे नहीं लगता कि चलने वाला है फार्मूला। तो बीच का रास्ता यही होगा कि 12-12 नीतीश सीट। कुमार के सामने समस्या खड़ा है ये। अब देखिए, नीतीश कुमार देश भर में विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। तो महागठबंधन में, बिहार में ही महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। और अभी तो जीतन राम मांझी ही बोल रहे हैं ना, बाकी दलों से तो अभी सीटों को लेकर बातचीत हुई ही नहीं है और उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया है। मुझे लगता है कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो महागठबंधन में भी घमासान मचेगा और नीतीश, हाँ, अब हो सकता है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने का देख रहे हैं कि भाई हम सीएम बनना है नीतीश कुमार के बाद। तो अभी नीतीश कुमार को विपक्ष के नेता के रूप में मजबूत रखना है। नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति में मजबूती से उतरेंगे तभी तो सीट खाली होगा, सीएम की कुर्सी खाली होगी। तो तेजस्वी यादव भी इस बार कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, झुकेंगे, नीतीश कुमार को नाराज़ नहीं करना चाहेंगे। और नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव भरोसे में रहें, क्योंकि बिना उनके सहयोग और समर्थन के विपक्ष की राजनीति भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी ने गच्चा दे दिया था नीतीश कुमार को। बैठक 3 बार टल चुकी है, चौथी बार तारीख तय हुई है और कहा जा रहा है कि 15 दलों के नेता शामिल होंगे बैठक में। अगर वाकई 15 दलों के बड़े नेता शामिल हो गए, राहुल गांधी हो गए, खड़गे हो गए, स्टालिन हो गए, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, तो बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को साथ लाना बहुत आसान काम होगा। अब अखिलेश ही यादव को देख लीजिए ना भाई, अखिलेश यादव कैसे साथ आएंगे? तो कांग्रेस को कहाँ, कांग्रेस को सीट देंगे? वो बराबर भी सीट देंगे? ये सवाल उठता है, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी स्थिति मजबूत करना। ममता बनर्जी का कांग्रेस से क्या रिश्ता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हर जगह कांग्रेस से है। तो राष्ट्रीय राजनीति में अगर ये बैठक हो जाती है तो माना जाएगा कि नीतीश कुमार ने कोशिश की और उनको काफ़ी हद तक सफलता मिली विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में। लेकिन चुनाव नतीजे तो अनुकूल तभी आएंगे जब नीतीश कुमार का जो फार्मूला है कि सभी सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। अगर वाकई ये फार्मूला कांग्रेस पार्टी मान जाती है या दूसरे क्षेत्रीय दल मान जाते हैं तो लड़ाई अच्छी हो जाएगी। और आपने ध्यान दीजिएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2015 में, पहली बार नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ गए थे और नीतीश कुमार को भी नहीं पता था कि क्या परिणाम होगा। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर 178 सीटें जीत ली थी और बीजेपी मुंह की भर गिरी थी, देखते रह गई और उसको करारी पराजय मिली थी। तो इस लोकसभा में भी अंदेशा संभावना जता सकते हैं ना कि ये दोनों एक हो गए तो जो वोट था वो जुड़कर दोनों एक हो गए। लेकिन जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिनका सॉलिड वोट बैंक है, जिनके नेताओं में अपने वोट बैंक को ट्रांसफ़र करने की क्षमता है, जैसे मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अगर मांझी, अगर ये बीजेपी के साथ चले गए तो चुनौती तो बढ़ेगी महागठबंधन की भी। अब बीजेपी अकेले रहे और सारा विपक्ष एक रहे तब तो बात समझ में आती है। लेकिन विपक्ष को भी तो बीजेपी तोड़ रहा है भाई। छोटे क्षेत्रीय दलों को भी बीजेपी अपनी तरफ खींच रही है ना। बीजेपी शोर नहीं मचा रही है, चुपके से कर रही है। बीजेपी बुला नहीं रही है, खुद लोग जा रहे हैं। आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा खुद जा रहे हैं। बीजेपी की नज़र है नीतीश कुमार के लौकुश समीकरणों पर भी। आरसीपी सिंह का बीजेपी में जाना, उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी के साथ जाना, ये तो यही दिखाता है कि नीतीश कुमार का जो लौकुश समीकरण है, जिसकी बदौलत अब तक सत्ता पर कायम रहे हैं, उसको तोड़ना चाहती है बीजेपी। नीतीश कुमार ने भी कल बैठक बुलाई थी, आपको पता ही होगा, कुर्मी कुशवाहा नेताओं की बैठक बुलाई थी और अपने उस पुराने समीकरणों को किसी भी कीमत पर बचाने की अपील की थी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और 23 तारीख की जो बैठक है उसमें
उसके बाद तस्वीर थोड़ी साफ होगी, बहुत साफ नहीं होगी, अभी समय है, लेकिन तस्वीर थोड़ी साफ होगी कि ये विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है कितना आगे बढ़ पाएगी। और 2020 का जो विधानसभा हुआ था उस वक्त नीतीश कुमार एनडीए के खेमे से लड़े थे। एक अंदेशा कई बार यह भी जताया जाता है कि नीतीश कुमार को विपक्ष के तौर पे प्रमोट नहीं किया गया तो नीतीश कुमार फिर से एनडीए। देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो नीतीश कुमार का गठबंधन फिर बीजेपी से हो गया था। आपको पता ही, आरजेडी को छोड़कर फिर चले गए थे बीजेपी के साथ, और उनके साथ हम पार्टी के मुकेश सहनी भी थे। और बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन 43 सीटें ही मिली। तो जेडीयू को तगड़ा झटका पहली बार लगा। बीजेपी के साथ जब भी जेडीयू गई एक नंबर पर रही, तो एक नंबर पर रही, और बीजेपी को भी बहुत फायदा मिला। बीजेपी का भी जो स्कोर रहा वो बहुत बढ़ा। तो ये लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और एक दूसरे के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन पहली बार 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लगा और उनकी लगा या लगाया गया, ये सवाल उठता है। अब तो जेडीयू के लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को सेट करके ज़्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवार को खड़ा करा के भाजपा उम्मीदवार को खड़ा कराई, भाजपा ने अपनी नहीं, भाजपा ने अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं कराया। भाजपा के जो बागी उम्मीदवार थे उनको चिराग पासवान ने टिकट दे दिया और उस वजह से जेडीयू कई सीटों पर हार गई। ये सच हो सकता है और शायद वही कारण है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो रिश्ता है उसमें बहुत खटास है। तो लगता ही नहीं कि वो एक साथ आएंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है कि क्या फिर से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक साथ हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ी चुनौती मिल सकती है, तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, मिल सकती है, बशर्ते बीजेपी के पक्ष में दूसरे जो मजबूत क्षेत्रीय दल हैं एकजुट ना हो, गोलबंद ना हो। चलिए, तो ये हम समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से महागठबंधन में नीतीश कुमार के सामने क्या क्या चुनौती है। बिहार के जो छोटे छोटे दल हैं उन लोगों को मनाने में या समझाने में या कह सकते हैं उन लोगों को मैनेज करने में इन दोनों पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी अभी तक सीटों की दावा नहीं की है, मगर पिछली बार 9 सीटों पर लड़ी थी तो 1-2 सीटें कम हो सकती है। तो इसी प्रकार बिहार की सियासत की खबरें हम लाते रहते हैं। बाकी आप बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।